मॉडर्न दुनिया को रोशन करने के पीछे एक गुमनाम हीरो का हाथ है। एक ऐसा हीरो जिसके बिना बिजली का लंबा सफर नामुमकिन है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। कभी सोचा है कि पावर प्लांट में जो बिजली बनती है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक, हमारे फोन चार्जर तक कैसे पहुंच जाती है? सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती छुपी है। और बस इसी चुनौती को हल करने के लिए एंट्री होती है हमारी आज के हीरो की, ट्रांसफॉर्मर्स। जी हाँ, यही वो डिवाइस है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि बिजली हम तक सही सलामत और सही रूप में पहुंचे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर है क्या, और ऐसा क्या करता है कि ये इतना जरूरी बन जाता है। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही सीधा साधा डिवाइस है। इसमें कोई घूमने फिरने वाला पुर्जा नहीं होता, एकदम शांत स्थिर। इसीलिए इसे स्टैटिक डिवाइस भी कहते हैं। और इसका काम बस एक एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले वोल्टेज को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाना या घटाना। और मज़े की बात यह है कि ये काम वो बिजली की फ्रीक्वेंसी को बिना छेड़े करता है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एसी पर ही काम करता है, डीसी करंट पर नहीं। इसकी बनावट भी काफी सिंपल है। कुल मिलाकर 3 मेन हिस्से हैं। बीच में होता है एक लोहे का कोर, समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक सुपर हाईवे। और इस हाईवे के दोनों तरफ लिपटी होती हैं 2 तार की कॉइल्स, जिन्हें हम वाइंडिंग्स कहते हैं। एक है प्राइमरी वाइंडिंग, जहां से बिजली अंदर आती है, और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां से बिजली बाहर निकलती है। बस इतना ही है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, अगर इसमें कोई हिलने डुलने वाला पार्ट है ही नहीं, तो आखिर ये वोल्टेज को कम ज्यादा करता कैसे है? भाई, ये तो किसी जादू जैसा लगता है। और इस जादू के पीछे छिपा है साइंस का एक बड़ा ही शानदार सिद्धांत। ये सारा खेल माइकल फैराडे के एक सिद्धांत पर टिका है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि अगर एक तार में बह रहा करंट बार बार अपनी दिशा बदल रहा हो, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और अगर उस फील्ड की रेंज में कोई दूसरा तार आ जाए, तो पहले तार को छुए बिना ही दूसरे तार में भी करंट पैदा हो जाता है। कमाल है ना? तो ट्रांसफॉर्मर में भी ठीक यही होता है, बस 4 आसान स्टेप्स में। पहला, प्राइमरी कॉइल में एसी करंट आता है। दूसरा, ये करंट लोहे के कोर में एक बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तीसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड कोर के जरिए घूमकर सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है। और चौथा, बस सेकेंडरी कॉइल में एक नया वोल्टेज पैदा हो जाता है। सच में किसी जादू से कम नहीं। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई। अब चलते हैं बिजली के असली सफर पर। कहानी की शुरुआत होती है पावर प्लांट से, जहां बिजली को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम बिजली को कम वोल्टेज पर सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजेंगे ना, तो तार में ही बहुत सारी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाएगी। मतलब पावर का भारी नुकसान। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, वोल्टेज को बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और ठीक यही काम करने के लिए पावर प्लांट में लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वोल्टेज को स्टेप अप यानी ऊपर ले जाता है। ये पावर प्लांट में बनी बिजली के वोल्टेज को कई गुना बढ़ाकर लाखों वोल्ट तक पहुंचा देता है। इसकी पहचान सीधी सी है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाली से कई ज्यादा तार के घुमाव यानी टर्न्स होते हैं। तो अब ये हाई वोल्टेज बिजली बड़े बड़े टावरों और तारों से होते हुए हमारे शहर और मोहल्ले तक तो पहुंच गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या लाखों वोल्ट की इस बिजली को सीधे घरों में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो अब कहानी में आता है हमारा दूसरा हीरो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये अक्सर हमें अपने मोहल्ले के खंभों पर या छोटे सबस्टेशनों में देखने को मिल जाता है। इसका काम स्टेप अप से बिल्कुल उल्टा है। ये उस खतरनाक हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमारे घरों में इस्तेमाल के लायक सिर्फ 220 या 240 वोल्ट में बदल देता है। और इसकी बनावट? जी हाँ, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी से कम घुमाव होते हैं। तो एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पावर प्लांट में वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे मोहल्ले में वोल्टेज को घटाता है। एक का काम भेजना, दूसरे का काम सेफ बनाना। पूरा का पूरा पावर ग्रिड इन्हीं दोनों के तालमेल पर चलता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
ट्रांसफॉर्मर की दुनिया सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन तक ही नहीं है, ये तो कई अलग अलग तरह के होते हैं, हर काम के लिए खास ट्रांसफॉर्मर। चलिए इनकी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे बिजली के फेज के हिसाब से ये सिंगल फेज या 3 फेज होते हैं। सिंगल फेज वाले अक्सर घरों में और 3 फेज वाले इंडस्ट्री में काम आते हैं। फिर इनके काम के हिसाब से भी इन्हें बांटा गया है, जैसे पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इतना ही नहीं, इनकी बनावट के आधार पर भी ये कोर टाइप और शेल टाइप के होते हैं। मतलब जैसा काम वैसा ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मर्स सच में हर जगह हैं, बिजली बनाने वाले पावर प्लांट से लेकर हमारे मोहल्ले के खंबे तक, और वहां से भी आगे हमारे मोबाइल फोन के छोटे से चार्जर से लेकर फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर तक। इनके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। भी सोचा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मर में 4 नहीं बल्कि 5 तार क्यों होते हैं? वो एक फालतू सा दिखने वाला तार आखिर करता क्या है? आज हम इसी छोटे से पुर्जे के बड़े कमाल को समझने वाले हैं। एक तार और ढेरों संभावनाएं। चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधी मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस ट्रांसफॉर्मर में ऐसा क्या खास है? क्या चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है? हाँ, सवाल तो यही है कि ये एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर से अलग कैसे है? और जवाब सच कहूं तो एकदम सामने है। इसका सबसे बड़ा फर्क ना इसकी बनावट में ही छिपा हुआ है। कोई भी पहली नजर में ही पहचान लेगा। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल साधारण ट्रांसफॉर्मर, उसमें होते हैं 4 तार, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के, सिंपल। लेकिन हमारा हीरो, ये जो सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर है, इसमें है 5 तार। जी हाँ, 5। और यकीन मानिए, यही 5वां तार सारा का सारा खेल बदल देता है। तो अब सवाल आता है कि ये 5वां तार, जिसे हम सेंटर टैप कहते हैं, आखिर है क्या चीज? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेंटर टैप बस ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना, मतलब आउटपुट वाली कॉइल, उसके ठीक बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच से निकाला गया एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है। और ये बात ध्यान रखने वाली है, एकदम बीच से। यही तो इसकी सारी खासियत है। तो अब गिनती एकदम सीधी हो गई। प्राइमरी साइड पर जहां से बिजली अंदर आ रही है, वहां हो गए 2 तार, और सेकेंडरी साइड पर हो गए 3 तार, जिसमें से बीच वाला वही है हमारा स्पेशल सेंटर टैप। तो 2 और 3 हो गए ना पूरे 5। अच्छा, तार तो गिन लिए, ये तो समझ आ गया, पर इसका असली जादू वो तो वोल्टेज को बांटने में है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक ही ट्रांसफॉर्मर को मनो 2 बना देता है। अक्सर ट्रांसफॉर्मर पर ऐसी रेटिंग लिखी देखी होगी, 12012V। कभी सोचा है इसमें ये बीच वाला 0 क्या है? असल में यही तो है हमारा सेंटर टैप। ये सर्किट के लिए एक कॉमन ग्राउंड, या कह लीजिए एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब वोल्टेज को नापने का एक स्टार्टिंग पॉइंट। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। देखिए, अगर हम सेंटर टैप यानी 0 वाले पॉइंट और किसी भी एक बाहरी तार के बीच वोल्टेज नापे तो क्या मिलेगा? 12 वोल्ट AC। अच्छा, अब दूसरे बाहरी तार और सेंटर टैप के बीच नापे तो फिर से 12 वोल्ट AC। लेकिन असली मजा तो अब है, अगर हम दोनों बाहरी तारों को सीधे नाप लें तो बूम, हमें मिलता है पूरा 24 वोल्ट AC। सोचिए, एक ही डिवाइस और उससे 12 वोल्ट भी मिल रहा है और 24 वोल्ट भी। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो ये 12 और 24 वोल्ट वाला खेल तो समझ में आ गया, पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में इसका फायदा कहाँ होता है? मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए जानते हैं। इसके 3 सबसे बड़े और कॉमन इस्तेमाल हैं। पहला, फुल वेव रेक्टिफायर्स में, दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर्स में, और तीसरा डुअल पावर सप्लाई बनाने में। चलिए एक एक करके इन तीनों को फटाफट समझते हैं। सबसे कॉमन यूज है AC को DC में बदलना। हम जानते हैं कि हमारे ज्यादातर गैजेट्स DC पर चलते हैं, तो सेंटर टैप की वजह से ना ये काम सिर्फ 2 डायोड लगाकर हो जाता है। इससे सर्किट भी सस्ता बनता है और ज्यादा असरदार भी। हमारे मोबाइल चार्जर से लेकर कई पावर सप्लाई में अंदर यही तकनीक काम कर रही होती है। अब बात करते हैं ऑडियो सिस्टम की। यहाँ इसका रोल बहुत दिलचस्प है। ये क्या करता है? ये पुश पुल नाम के सर्किट में ऑडियो सिग्नल को 2 बराबर लेकिन एकदम उल्टे हिस्सों में तोड़ देता है। तो होता क्या है कि एक हिस्सा सिग्नल को पुश करता है, मतलब धकेलता है, और दूसरा हिस्सा उसे पुल करता है, यानी खींचता है। और इसी टीम वर्क का नतीजा होता है एकदम साफ और दमदार आवाज। और फिर आते हैं कुछ एडवांस सर्किट्स, जैसे कि ऑप एम्प्स। इन्हें ठीक से काम करने के लिए ना सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। इन्हें 0 के ऊपर यानी +12 वोल्ट और 0 के नीचे यानी -12 वोल्ट दोनों चाहिए होते हैं। अब ये कैसे मिलेगा? यहीं पर हमारा सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर काम आता है। ये 0 को ग्राउंड बना देता है और चुटकियों में एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव वोल्टेज तैयार करता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मर को आए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे इस गुमनाम हीरो का भविष्य क्या होगा? क्या इसका भी कोई नया रूप सामने आएगा? इस ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन,
अब ये ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सुनने में भारी लगता है, पर असल में ये बस वाइंडिंग में बनने वाले वोल्टेज का एक फैंसी नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि ये छोटा सा डिब्बा बिजली के वोल्टेज को इतनी आसानी से और इतने परफेक्ट तरीके से कम या ज्यादा कैसे कर लेता है? ये कमाल का सवाल है और इसका जवाब किसी पहेली से कम नहीं है। और यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये सब कुछ बस एक इक्वेशन पर आकर टिक जाता है, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। यही वो चाबी है जो सारे ताले खोलती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या क्या सामान लगता है। जैसे कोई भी रेसिपी बनाने से पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ जो 4 चीजें हैं यही असली खिलाड़ी हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में तार के कितने लपेटे हैं, यानी N1 और N2। कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, यानी 5M। और बिजली की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब F। बस इन्हीं 4 चीजों से पूरा खेल कंट्रोल होता है। अब जब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को बनाते हैं। ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि एसी सप्लाई एक लहर की तरह चलती है, ऊपर नीचे। तो जाहिर है ट्रांसफार्मर की कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी तो बिल्कुल उसी साइन वेव के पैटर्न को फॉलो करेगा। ये है हमारी शुरुआत। और यहीं पर एंट्री होती है महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे की। उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि किसी भी वाइंडिंग में वोल्टेज तभी बनेगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और जितना तेजी से फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज बनेगा। सिंपल। तो जब हम फ्लक्स वाले फॉर्मूले को फैराडे के नियम के साथ मिलाते हैं और थोड़ा सा कैलकुलस लगाते हैं तो हमें ये नतीजा मिलता है। अब हमें गणित की बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि अब हमारे पास वोल्टेज के लिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो समय के साथ बदल रहा है। देखिए, हर लहर की एक चोटी होती है, एक पीक पॉइंट। हमारे वोल्टेज की लहर का भी है। ये पीक वोल्टेज या ईएम हमें तब मिलता है जब फॉर्मूले का cos ओमेगा t वाला हिस्सा 1 हो जाता है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे देखिए इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई। यहाँ हम बस इस ओमेगा को, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसके बराबर यानी 2πf से बदल रहे हैं। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब हमारी इक्वेशन में सीधे सीधे एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी f आ गई, जो कि एक जानी पहचानी चीज है। लेकिन एक मिनट, जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो हम पीक या मैक्सिमम वोल्टेज इस्तेमाल नहीं करते। हम एक ज्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू यूज करते हैं जिसे कहते हैं RMS या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये एक तरह का इफेक्टिव एवरेज है। असल में हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आता है ना, वो भी RMS वैल्यू ही है, और इसे निकालने के लिए हम पीक वोल्टेज को √2 से डिवाइड कर देते हैं। और यहीं पर आता है असली मैजिक। जब हम पिछले स्टेप के सारे नंबर्स यानी 2π और √2 को एक साथ मिलाते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 4.44। ये कोई जादुई नंबर नहीं है, बस फिजिक्स के कुछ जरूरी नंबर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। और ये रही हमारी फाइनल इक्वेशन। ये कमाल की इक्वेशन हमें साफ साफ बताती है कि एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वोल्टेज सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी, तार के लपेटों की संख्या और मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। इसने सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया है। तो ये शानदार इक्वेशन तो बन गई, पर असल दुनिया में इसका काम क्या है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं कि ये असल में करती क्या है। ये स्लाइड तो कमाल की है, जरा देखिए क्या होता है। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज E2 को प्राइमरी के वोल्टेज E1 से डिवाइड करें तो लगभग सब कुछ कट जाता है। 4.44 गया, फ्रीक्वेंसी गई, फ्लक्स भी गया। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ तार के लपेटों का एक सिंपल सा रेशियो, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी K। और बस यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी से ज्यादा लपेटे हैं तो K 1 से बड़ा होगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये बन गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर सेकेंडरी में लपेटे कम है तो K 1 से छोटा होगा और वोल्टेज घट जाएगा। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब सारा का सारा खेल सिर्फ तार के लपेटों की गिनती का है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात यह है कि ये इक्वेशन सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। संक्षेप में कहें तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि वोल्टेज कितना होगा, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकलता है, और इसी की मदद से इंजीनियर्स हमारी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर डिजाइन कर पाते हैं। ये फिजिक्स के नियमों को प्रैक्टिकल नतीजों से जोड़ती है। इसके बिना पावर ग्रिड से लेकर हमारे फोन चार्जर तक कुछ भी डिजाइन करना नामुमकिन सा होता। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये एक सिंपल सी इक्वेशन ना होती जो फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और तार के लपेटों को वोल्टेज से जोड़ती है, तो क्या हम आज बिजली को दूर दूर तक भेज पाते? क्या हमारी ये पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया जैसी हम आज जानते हैं मुमकिन हो पाती?